तो ये ग्रेविटेशन का दूसरा क्लास है ना आज। कल हम लोग और इस तरह से चीज़ों को प्लेस किए थे या पता नहीं कर पाए थे कि नहीं, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको खोज पाना, हाँ ये एक गजब का एक आप कह सकते हैं एक माने एपिकल प्रोपोर्शन में एक एडवेंचर है ना। और इस एडवेंचर में माने एक तरह से पूरा मैनकाइंड शामिल है ना। इस एंशियंट ये जिन लोगों का नाम कभी हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं ना, उन लोग से ये शुरू होता है ना। तो आसमान में चीज़ों को देखना, पहचानना, उनका मोशंस को पहचानना, उनका रास्ते को पहचानना, वो क्या कर रहे हैं वो समझना, हाँ फिर वो गुम हो जाना, वो जो पता लगाया ना फिर से रिडिस्कवर होता है ना। हाँ फिर से वो रिडिस्कवर होने के बाद भी हाँ फिर डिबेट चलता है, लोग डिबेट चलाते हैं कि क्या है ना, ये मानते नहीं है ये सूरज ही सेंटर में है कि अर्थ सेंटर में है ना। हाँ ये सब कुछ फिर डिबेट हुआ, फिर टीको ब्राह आए बोले कि ये क्या तरीका है, डिबेट करने से क्या फ़ायदा। ठीक है ऐसी बातें, लेकिन उनका यही था ना कि चीज़ों को देखा जाए ना, क्या चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं कि हाँ ये प्लैनेट से मूव कर रहे हैं, वो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, इस सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं ना, यही ना बात है ना। तो ये हल करने का डिबेट तो कोई तरीका नहीं ना। हम लोग आइंस्टाइन के वो बात को फिर कोट किए थे ना कि प्योर लॉजिक आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता है ना। उस प्योर लॉजिक के हाँ प्योर लॉजिक किस पर खड़ा है उस पर ना। प्योर लॉजिक आसमान में है तो आसमानी लॉजिक होगा ना, और लॉजिक वो अपने आप में ठीक होगा, लेकिन एक बंद कमरे का तरह ना, उसका कोई इससे मतलब नहीं ना। तो फिर टीको ब्रा ने कहा कि ये डिबेट से ये हल नहीं होने वाला ना, लेट अस ऑब्जर्व इट ना। और वो ऑब्जर्वेशन में कोई बेईमानी नहीं चलेगा ना, बहुत बहुत जितना केयरफुल आप हो सकते देखिए ना। आप देखिए क्या है, कहाँ है, हाँ उनका पोजीशंस कैसे बदल रहा है प्लैनेट्स का ना। किसी प्लैनेट को चुनिए, देखिए रात रात देखिए, सालों साल देखिए, हाँ आप सभी को मिलाकर देखिए, आप फिर ये अपने आप हल हो जाएगा। हाँ उसमें अपने आप हल हो जाएगा कि कोई खास प्लैनेट ही केवल सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, कि दूसरे प्लैनेट्स भी घूम रहा है, कि सभी घूम रहे हैं, ये सभी प्लैनेट्स के लिए ये नियम है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। आप देखिए शायद पता चल जाएगा, तब अपने आप पता चल जाएगा ना हाँ कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ आवर वर्ल्ड इज़ जियोसेंट्रिक और द वर्ल्ड इज़ हेलियोसेंट्रिक ना। वर्ल्ड माने यहाँ हाँ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, और उससे मतलब सोलर, अगर जियोसेंट्रिक तो हम लोग सोलर सिस्टम नहीं कहेंगे, अर्थ सिस्टम का बात करते हैं ना। सोलर सिस्टम में तो हम लोग ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि हेलियोसेंट्रिक है ना। हाँ तो ये सब बातें हैं ना। और वैसा हुआ, फिर केपलर आए, फिर वो लगभग ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना, 30 साल की उम्र में शुरू किया तो 50 साल की उम्र में वो रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं ना। हाँ फिर गैलीलियो उधर सोच रहे हैं फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, फोर्स नहीं रहने से कैसा मोशन होता है, उससे डेविएशन हो रहा है, न्यूटन आ रहे हैं, नहीं सारे लोग खोज रहे हैं, फिर ये तक पहुँच पाया ना। ये गजब का जर्नी है ना। हाँ ये पूरा माने एकदम स्पेस और टाइम दोनों में इसका फैलाव गजब है ना। हाँ कितने लोग शामिल हैं ना, तब इसमें हम लोग पहुँचे ना। खैर कल जब हम लोग सम अप कर रहे थे तो फिर मैंने कहा कि देखो ये जो फोर्स है, हाँ ये फोर्स तब दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हाँ दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है ना। हाँ तो ऐसा हुआ कि शायद मैंने कह दिया कि देखो ये जो फोर्स है ना, हाँ तो वो रेडियस नहीं दे उस बीच का दूरी, हाँ मैंने ऐसा कुछ कह दिया था कि ये फोर्स मास का इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है, हो सकता है मैंने कह दिया, वो तो आप समझ सकते हैं कि मैं नहीं समझ के नहीं कहा था, मैं केयरलेसली शायद कह दिया था ना। लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छा है, वो चीज़ फिर हमें रेक्टिफाई स्टूडेंट को किया कि आपने ऐसा कह दिया था, हो सकता कह दिया था तो ये गलती थी ना, ये गलती थी। लेकिन उस गलती को जब स्टूडेंट्स पकड़ लेते तब क्लास ठीक है ना, तब टीचर को उतना डर नहीं लगता गलत करने में ना। ठीक है सही है, तो हम लोग उसके बाद आगे चल रहे हैं। बात ये हुआ कि जब सन और कोई प्लैनेट का बात करें तो उन लोगों के बीच का जो फोर्स है वो उस इक्वेशन को ओबे करता है ना। व्हाट इज दैट इक्वेशन, वो कहीं लिखा हुआ है, ये इक्वेशन ना, P फॉर प्लैनेट, S फॉर सन ना। कौन प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट, सन तो हम लोग का ये सन ये है ना, हम लोग के बीच का डिस्टेंस ना। हाँ बट द थिंग इज दैट न्यूटन इमीडिएटली उस रिजल्ट को पब्लिश नहीं किए। आखिर बात क्या थी ना, बात क्या थी, प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, खास रास्ता में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा ही केवल घूमने वाला बात नहीं। हाँ हम लोग याद करें गैलीलियो का वो एक्सपीरियंस, जब गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स को डिस्कवर किया ना, और पाया कि हाँ ये जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं ना। हाँ तो उन्होंने कहा था वे सभी कुछ तो सन के चारों तरफ, तो अर्थ के चारों तरफ तो घूम नहीं रहे।
जुपिटर तो हाँ अर्थ तो नहीं, उसके चारों तरफ भी घूमने वाली चीज़ है। इसको माने ये बात सोचना कि सारा कुछ ये दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये बात हाँ तो क्या है, हाँ गलत है ना, हाँ गलत है। खैर तो उसी तरह से ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि केवल प्लैनेट्स ही सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं ना। अरे मून भी तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ तो सन नहीं है, लेकिन यहाँ भी वैसा ही है, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो यहाँ भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए। तो हमें ये एक्सप्लोर करना होगा कि क्या वो सेम इक्वेशन अर्थ और मून के बीच में भी हो रहा है, वो सेम इक्वेशन को ओबे कर रहा है वो लॉ, है ना, ये देखना होगा ना। फिर वो बैठे हुए जो कहानी है कि न्यूटन बैठे हुए ना, हाँ सेव का पेड़ के पास बैठे हुए, हवा के झोंके से ना हाँ सेव गिरते जा रहे हैं एक के बाद एक आध बार गिरने से। हाँ ये एक बात है ना, ये हम जब पढ़े तो और बेहतर लगा। ये कहा जाता है कि उनका सर पे गिरा, एक गिरने से आदमी तुरंत हाँ समझ जाता है, ऐसा नहीं, जब गिरते जा रहा है तो वो देख रहा है गिर ही रहा है, ये भी गिरा था वो भी गिरा था, सब अर्थ की तरफ ही गिर रहा है ना। तो यहाँ भी तो वही फोर्स ही काम कर रहा है ना, और ये तो डेफिनेटली अर्थ का अट्रैक्शन के कारण ही हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन केवल ग्रेविटेशन फोर्स सेव को खींच रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स से सूरज उसी फोर्स से प्लैनेट्स को खींच रहा है, लेकिन उसी फोर्स से कौन फोर्स कहा हो सकता है ये ग्रेविटेशन फोर्स उसी क्वेश्चन को ओबे नहीं करता है। तो हमें पहले एक्सप्लोर करना होगा ना कि क्या सेव जिस फोर्स के कारण अर्थ की तरफ गिर रहे हैं वो फोर्स भी क्या वही इसी इक्वेशन को ओबे करता है। हाँ हमें देखना होगा ना, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का दायरा केवल सन और प्लैनेट्स के लिए ही है कि उसका दायरा और फैला हुआ है ना। हाँ उसका क्या कोई यूनिवर्सलिटी है, हाँ और जनरलिटी में उस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये देखना होगा ना, तब ना जाके कहेंगे दिस इज अ लॉ, नहीं तो कहेंगे वो स्पेशल केस में ये, उस केस में ये ऐसा होता है ना, उसको देखना होगा ना। लेकिन यहाँ फिर और एक चीज़ अप्रिशिएट करें अर्थ बहुत बड़ा है ना, दुनिया बहुत बड़ी है ना, हाँ बहुत बड़ी है अर्थ ना। हम लोग तो छोटे से माने हाँ छोटा नहीं, हम लोग का कंट्री भी बहुत बड़ा, उसमें हाँ पूरे दुनिया में ऐसे कितने कंट्री है, बहुत बड़ा है ना। सूरज तो फिर इससे भी बहुत बड़ा है ना। पता है सूरज में कितने पृथ्वी अट सकते हैं? हाँ जरा सा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये रहा मान लो सूरज, और ये है अर्थ ना, एक अर्थ है, दूसरा अर्थ रख रहे हैं ना, हाँ तीसरा अर्थ रख रहे हैं, तो एक्चुअली लगभग हाँ 110 Earths across is sun ना, हाँ ठीक है। हाँ तो सूरज अर्थ से कितना बड़ा है? 110 टाइम्स, ठीक था, सही है। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये है कि सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो बोलोगे 110 टाइम्स ना, माने क्या आपको यार बोलेगा वो इसका माने आप कहना चाह रहे कि सूरज में 110 पृथ्वी हटेंगे, उससे ज़्यादा हटेंगे? ये तो एक ही लाइन में ना, ये कोई कह सकते हो कि सूरज में कितना पृथ्वी समा जाएगा एकदम ठूस के भर दे? बिल्कुल ऐसे करके फॉर्मूला नहीं तो सोचा जाए ना। हाँ सूरज का डायमीटर पृथ्वी का डायमीटर से 110 टाइम्स बड़ा है। सूरज का रेडियस अर्थ का रेडियस से 110 टाइम्स होगा, क्योंकि उसका भी आधा कर दिया तो इसका भी आधा कर दिया तो 110 टाइम्स ही होगा ना, रेडियस 110 टाइम्स ना। लेकिन हम लोग जब कहते हैं कितने अर्थ उसमें अट जाएगा तो किसका वॉल्यूम बात कर रहे हैं? रेडियस का, वॉल्यूम का बात कर रहे हैं ना। वॉल्यूम रेडियस के साथ उसका कैसा रिलेशन है, कैसा प्रोपोर्शनलिटी है? V is proportional to R cube and R is how many times? 110 times. So V is how many times? 110 cube times. That means नहीं, ना 13,31,000 नहीं, हाँ बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। लेकिन एक्रॉस देखें तो 110 फिर भी बहुत बड़ा है ना। हम लोग तो अभी रेडियस की बात कर रहे थे फिर भी ना। हाँ तो
क्या ये हम लोग कह सकते हैं लेट अस कंसीडर द सन इज ए पार्टिकल एंड अर्थ इज ए पार्टिकल? फिर से ऐसी बातें नहीं होती हैं, बातें ठीक ऐसे ही नहीं होती। आप फिर फट से नहीं कह सकते ओ हाँ हाँ बहुत छोटा है तो चलो हम लोग पार्टिकल मान लेते हैं ना। क्या बहुत छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है ना। लेकिन फिर से दूरी बीच में कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर ना, तो 15 करोड़ किलोमीटर, फिर 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर का सेपरेशन के कंपैरिजन में इनका साइज बहुत बड़े नहीं है। तो अगर हम लोग सन इज ए पार्टिकल एंड अर्थ इज ए पार्टिकल माने, गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत नहीं है ना। बाद में हम लोग इन बातों में फिर लौटेंगे ना। सो वी कैन ट्रीट द सन एंड ए प्लैनेट एज पार्टिकल्स ना। तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली फॉर टू पार्टिकल्स, मैंने हाँ इट्स इज एसेंशियली फॉर टू पार्टिकल्स ना, फॉर टू पार्टिकल्स। अब मान लो हम लोग के पास अब ये प्रॉब्लम हो गया कि एप्पल और अर्थ का बीच का फोर्स इसी इक्वेशन को मानता है कि नहीं ना। तो हम लोग तब देखें, हाँ ये है एप्पल, ये एक एप्पल है ना, पेड़ से भी गिरेगा। पेड़ मान लो कितना, एप्पल के पेड़ बहुत बड़े नहीं होते हैं, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल धरती से कितना मीटर ऊपर है? 3 मीटर ऊपर है। अच्छा, लेकिन धरती का डायमीटर 12,800 किलोमीटर लगभग, उससे कम है थोड़ा सा, हम माने 13,000 के आसपास है लगभग ना किलोमीटर। तो 13,000 किलोमीटर है वो उसका डायमीटर, और एप्पल उससे और कितना मीटर ऊपर है? 3 मीटर ऊपर है। तो उस दूरी को दिखा पाएंगे हम लोग? अर्थ को दिखाएंगे अगर इस बोर्ड में, तो हम लोग कहेंगे दिस इज द एप्पल एंड दिस इज द अर्थ ना। 3 मीटर को दिखाना बड़ा मुश्किल है, अगर अर्थ को इसमें हटाना है ना, 3 मीटर को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। माने आप कह सकते हैं कि हाँ एप्पल अर्थ पर ही है ना। नाउ न्यूटन के लिए, न्यूटन खुद ही ये प्रॉब्लम खुद को दिए कि क्या इस एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इसी तरह का इक्वेशन को मानेगा क्या कि F इज इक्वल टू G ma me बाई आर स्क्वायर ना। ए माने एप्पल, ई माने अर्थ ना, आर बीच की दूरी ना, इस इक्वेशन को। लेकिन इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है। अभी जब अर्थ और एप्पल की बात हो रहा है, आप एप्पल को पार्टिकल माने, कोई खास गलत नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन अर्थ पे खड़े होके, किसी का हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत है कि अर्थ को पार्टिकल कहते हैं अर्थ पर खड़े होके? नहीं ना, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, सच सच नहीं कह सकते ना। तो यहाँ एक बहुत मुश्किल है कि इस इक्वेशन को अप्लाई ही कैसे करेंगे ना, क्योंकि ये इक्वेशन जैसे अभी शुरू में पार्ट इज एसेंशियली फॉर टू पार्टिकल्स ना, बट हियर इट इज ए पार्टिकल, बट दिस अर्थ इज नॉट ए पार्टिकल ना। तो हाउ टू रिकॉन्साइल ना, हाउ टू have that equation applied here ना, how you can do it ना, ये कैसे कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा ना। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसको अभी इस चीज़ को पोस्टपोन करें, बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आ जाते हैं ना। कभी किसी ने, आप लोगों ने स्फीयर गढ़ा है, बनाया है? स्फीयर बनाया है कोई? कभी आज तक स्फीयर नहीं बनाई है? कोई बनाया है कोई हमारे क्लास में? हाँ, क्ले से भी बना सकते हैं, आटा से भी बना सकते हैं ना, आटा से भी बना सकते हैं। आटा से लड़के भी बॉल बना सकते हैं, लड़कियां भी बना सकती हैं ना। हाँ, क्यों लड़कियां ही बनाएंगी ऐसे भी बात है, लेकिन शायद बनाया है ना। हाँ, मिट्टी सान कर भी बनाया है। कैसे बनाते हैं, कैसे गोल बनाते हैं? तो हम लोग ऐसे से घुमाते रहते हैं और हमेशा प्रेशर देते रहते हैं ना, और ख्याल करते हैं। वो एक स्किल है। शुरू में आपका शेप नहीं ठीक होगा ना, फिर आपका वो पता चलता है कि आप जब घुमाते जा रहे हैं और प्रेशर देते जा रहे हैं सब तरफ से बराबर ना, घुमा क्यों रहे हैं, कभी ये सरफेस सामने है, कभी वो सरफेस सामने है, कभी ये सरफेस सामने है ना, और प्रेशर देते जा रहे हैं ना, वो सारा प्रेशर उसको भीतर की तरफ ठेल रहा है ना, भीतर की तरफ ठेल रहा है ना, या ठेल रहा है, पुश, तो पुश का फोर्स है। ऐसा अगर होता एक दूसरे तरह से भी गोला बना सकते थे, मान लो विशाल गोला है
आप बाहर नहीं है, उसका अंदर बैठे हुए ना, तब आपको ठेलना नहीं पड़ेगा, तब आपको खींचना पड़ेगा। इधर से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींचो, इधर से खींचो, खींच के फिर फाइनल वो शेप कैसा हो जाएगा। अब अगर ठीक ठाक से खींच पाए फिर हो जाएगा ना। हाँ, अब एक अद्भुत बात है, ये कभी देखा है कि ये जो हेवनली बॉडीज हैं बड़े वाले, हाँ अर्थ भी काफ़ी बड़ा है उस मामले में अपने आप में, है ना। हाँ, अर्थ, मून और ज़्यादातर प्लैनेट्स, सन, ये सभी गोल है ना। अभी माइनर एबरेशंस को, माइनर जो हाँ ये डेविएशंस को अभी हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन स्फेरिकल है ना। गजब है ना। क्यों स्फेरिकल है? क्यों स्फेरिकल है ना? स्फेरिकल है ना। तो सोचो जब बना होगा ना, हाँ बड़े बड़े रॉकी चंक एक दूसरे को खींचने, सबसे बड़ा वाला और सबको खींच के अपने साथ भीड़ साफ कर रहा है, अगर जहाँ से गुजर रहा है छोटे छोटे चीज़ से जुड़ रहे हैं ना, सब जुड़ रहे हैं ना। हाँ, बीच में तो इनरमस है ना। हाँ, अभी उस समय ठीक से वो सॉलिडिफाई भी नहीं किए होंगे चीज़ें ना, तो सब कुछ तो एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, सारा खिंचाव एक तरह से सेंटर की तरफ हो रहा है ना, इधर से खिंचा रहा है, उधर से खिंचा रहा है, उधर से खिंचा रहा है, इधर से खिंचा रहा है। इट इज ओनली वंस अगेन द ग्रेविटेशनल पुल ना। एंड वो ग्रेविटेशनल पुल सारे चारों तरफ के पूरे बॉडी का मास को सेंटर की तरफ खींच रहा है ना। तो अल्टीमेटली अगर वो एनॉर्मस बॉडी हो तो क्या होगा उसका शेप? तो ये गजब बात है ना। चीज़ें गोल अगर है, बड़े बड़े चीज़ें ना, वो भी किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशन के कारण ना। हाँ ठीक है, तो ये तो अर्थ तो गोला है ना। हाँ, अर्थ तो गोला है, ठीक है। अच्छा, गोला तो है। अब एक बात है, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं और स्फीयर पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्री में भी तो स्फीयर पढ़ सकते हैं, तो ज्योमेट्री में स्फीयर पढ़ते हैं, कभी लिखा तो नहीं जाता है। क्या लगता है वो स्फीयर हॉलो स्फीयर है कि वो स्फीयर सॉलिड स्फीयर है? ज्योमेट्री वाला स्फीयर क्या हो सकता है? वो हॉलो स्फीयर है ना, उसको स्फीयर ही कहते हैं। वो हॉलो स्फीयर है ना सॉलिड स्फीयर है? जैसा फिर से सोच ले, है ना। हाँ, हम लोग जब सर्कल को डिफाइन करते हैं, सर्कल इज ए प्लेन, हाँ ठीक है, प्लेन कर्व ना, जिसके पॉइंट का लोकस कैसा है, उसके लोकस में लोकस ऐसा है ना कि कोई भी पॉइंट हमेशा एक फिक्स पॉइंट उसी प्लेन में है, उससे हमेशा बराबर दूरी पर रहता है ना, ठीक है ना। हाँ, तो फिर जैसे ये मान लो सर्कल है, तो सर्कल का हर एक पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट ना एक फिक्स पॉइंट है, उससे बराबर दूरी पर रहेगा ना। इसका माने ये पॉइंट सर्कल में है? नहीं है, क्योंकि उसका दूरी उतना नहीं है ना। ये सर्कल का इंटीरियर में है ना। क्या सर्कल का सेंटर सर्कल पे है? नहीं है, सर्कल का सेंटर सर्कल का पार्ट नहीं है ना। सेंटर के जरिए सर्कल है कि नहीं देखते, लेकिन सेंटर सर्कल पे नहीं है ना, नहीं है। हाँ, तो सर्कल एक, हाँ बस यही कर्व मात्र है ना, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं, ये सर्कल का इंटीरियर, सर्कल का है ना। जैसे स्फीयर हम लोग है स्पेस में एक पॉइंट के लोकस है ना, हाँ वो एक सरफेस बनेगा ना, उस सरफेस का हर एक पॉइंट, हाँ एक स्पेस में एक फिक्स पॉइंट है जिससे हमेशा बराबर दूरी पर है ना, तो वो जो चीज़ बनता है स्फीयर है ना। तो ये अगर स्फीयर है, इसको 3 डायमेंशन में सोचिए, तो स्फीयर का हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा ना। तो क्या ये पॉइंट स्फीयर में है? नहीं है। इसका ज्योमेट्री का जब स्फीयर की बात करते हैं ना, तो हम लोग स्फीयर ही कहते हैं, बट इट इज हॉलो स्फीयर ना, ठीक। या हम लोग कहेंगे इट इज अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ज्योमेट्रिकल स्फीयर एक स्फेरिकल शेल है, हम लोग जैसे कहते हैं ना। हाँ, अच्छा, ज्योमेट्रिकल स्फीयर जो है, वो जो स्फेरिकल शेल है, उसका थिकनेस के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इतना थिक। उसका थिकनेस कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर थिक है तो सारे पॉइंट तो एक दूरी पर नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो हमारा ज्योमेट्रिकल स्फीयर का वॉल जो है ना, वो एब्सोल्युटली थिन है ना, नहीं ना। आइडिया में उसका थिकनेस थिन है, उसका थिकनेस 0 है ना, 0 थिकनेस वाला है ना, यही है ना, ऑल द वी कॉल इट स्फीयर ना। लेकिन हम लोग जब रोजमर्रा की भाषा में फिजिक्स में जब स्फीयर की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कहते हैं सूरज स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है, हाँ चांद स्फेरिकल है, तो हम लोग क्या ज्योमेट्रिकल स्फीयर की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बोलते हैं स्फीयर, अरे सॉलिड स्फीयर है ना, अर्थ सॉलिड स्फीयर है ना। यहाँ सॉलिड का मतलब नहीं कि लिक्विड नहीं है, माने भीतर भी चीज़ें भरी हुई है ना, ऐसा स्फीयर है ना, ठीक है, ये ख्याल रखना चाहिए। खैर,
तो न्यूटन के लिए अब ये प्रॉब्लम हो गया, कैसे हम लोग इसको करें ना, कैसे करें। अप्रिशिएट करो न्यूटन के लिए क्या प्रॉब्लम था, या हम लोग अगर न्यूटन के जगह रहते तो हम लोग के क्या प्रॉब्लम रहता। हम लोग को अर्थ और एप्पल का बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना, एप्पल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है और वो इस नियम को मानेगा कि नहीं। लेकिन ये नियम है दो पार्टिकल के बीच में, इसलिए जब अर्थ का पुल आप एप्पल पर कंसीडर करेंगे, अर्थ का पुल को जब एप्पल पर कंसीडर करेंगे तो सोचो, आप पूरे अर्थ को एक साथ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ पार्टिकल नहीं है, सिंगल एक पॉइंट मास नहीं है ना। तो मान लो हम लोग अर्थ का ये एक मास लिए, छोटा सा उसका एक एलिमेंट लिए, अर्थ का मास को हम लोग एम ई कह रहे हैं, इस छोटे से मास को हम लोग डी एम कह सकते हैं ना, एक एलिमेंट का मास है, और ये है एप्पल का मास एम है। तो पहले हम लोग ये इतना छोटा है कि इसको आप लगभग एक क्या मान सकते हैं, पार्टिकल मान सकते हैं ना। इस पर जो ग्रेविटेशन पुल होगा तो फोर्स होगा, इतने वेक्टर ना, ये होगा, ये कितना होगा डिपेंड करेगा इस दूरी पर, इस एलिमेंट का मास पर, ऑफ कोर्स एप्पल का मास पर ना। ये तो रहा एक बार इस इक्वेशन को अप्लाई किया ना दो पार्टिकल के बीच में ना। अर्थ में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, उसका बीच का फोर्स ऐसा होगा, यहाँ एक पार्टिकल है उसका बीच का फोर्स ऐसा होगा, यहाँ पार्टिकल है ये होगा, यहाँ पार्टिकल है भीतर भी तो है ना, ये होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा ना। कितने पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल, ये सभी एलिमेंट, सभी डीएम मास के एलिमेंट इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो एप्पल पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले हर एक एलिमेंट का फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली किसके लिए है, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन में, पॉइंट मास के बीच का। हाँ, तो हम लोग पहले बोलेंगे इन दोनों का बीच का फोर्स कैसा है, तो डी एफ ना, तो वेक्टर इट इज, हाँ माने उसका मैग्नीट्यूड कम से कम कितना होगा हम लोग जानते हैं, जी डी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर ना। हाँ, लेकिन यहाँ का डीएम, यहाँ का डीएम, यहाँ का डीएम, यहाँ का डीएम, यहाँ का डीएम ना, हाँ समझ रहे हैं कितने सारे होंगे। तो हम टोटल एप्पल पर फोर्स कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे ना, सबको कलेक्ट करेंगे टोटल फोर्स, और ये कैसा फोर्स, कैसा सम होगा, वेक्टर सम, वेक्टर सम होगा ना। हाँ, और ये सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड इन जनरल अलग है, सभी फोर्स का डायरेक्शन अलग है ना। बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ, तो दिस इज द फोर्स ना, लिखना तो बहुत आसान है ना, करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल है ना। ये फोर्स है ना, ये करना है ना। अब ये फोर्स फिर इस फॉर्म में, ये तो मुश्किल है, ये तो इंटीग्रल है, ये तो सारे इंडिविजुअल ऐसे फोर्सेस का है इंटीग्रल है ना, सम है ना, ये है वो चीज़ ना। ये कैसे करेंगे ना, न्यूटन पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पार्ट्स में बांटे ना। न्यूटन कहे लेट अस हैव दैट ज्योमेट्रिकल स्फीयर ना, माने लेट अस हैव ए स्फेरिकल शेल। तो उसमें भी बातें वैसी होंगी ना। एप्पल ऑन ए स्फेरिकल शेल ना। न्यूटन ने पहले दिखाया कि इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन over the shell is uniform, तो न्यूटन ने दिखाया, गजब चीज दिखाया। फिर से कह रहे ये गजब है, ये गजब चीज उन्होंने दिखाया। क्या दिखाया, ये सारे जो पार्टिकल्स, सारे एलिमेंट्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वेरियस फोर्स से ना, ही कैलकुलेट द फोर्स ना, ही कैलकुलेट द फोर्स एंड ही शोड। हाँ, एक अलग केस लिए, बोले कि ये देखो है ना अब क्या हो रहा है। वो बोले कि अगर ऐसा केस हो, दिस द एप्पल, हाँ एंड देयर इज अनदर पार्टिकल, वो दूसरा पार्टिकल, उसका मास है अर्थ का मास के, इस शेल के मास के बराबर एम है ना। हाँ, और वो कहाँ है, ठीक शेल का सेंटर जहाँ है वहाँ है ना। एंड ही कैलकुलेटेड, तब तो ये डिस्टेंस होगा आर के बराबर ना। ही शोड दैट हाँ this hypothetical particle having the whole mass of the shell situated at the location of the center of the shell, it attracts this apple with a force which is same as the force of the whole shell on the apple ना, ठीक है ना। So what happened, let us replace ना
the shell by a single particle of equivalent mass ना m ना and place the particle at the center of the shell ना take if we calculate the force of this particle ना on the apple, Newton did it ना we find that it is the same force as that of the whole shell na on the apple na what an amazing result na ऐसा ही ना and he did it na and we will do it but not in this class. This is beyond the scope. Now we don't need the derivation just now, but we will derive it anyway. So ये उन्होंने पाया. So now the problem is for the shell at least it is solved that how we can calculate the gravitational pull of the shell on the mass na by using such an equation as the force between two particles. Because we need not consider the whole shell na, we can replace the shell by a particle of the same mass and put the particle at the उसको सेंटर पे रखेंगे ना और उसका जो फोर्स होगा इस मास पर वो उतना ही होगा जितना पूरे शेल का फोर्स एप्पल पर ना दोनों फोर्स सेम होंगे. तो कैलकुलेट करते समय हम लोग दो पार्टिकल के बीच का फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं ना और कर पा रहे हैं. सो यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन ना. अब फिर लौट आए अर्थ पर. ठीक, अर्थ पर लौट आए. अर्थ इज ए ज्योमेट्रिकल स्फीयर और स्फीयर हम लोग जैसे रोजमर्रा के भाषा में कहते हैं वैसा स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है. इट इज नॉट ए स्फेरिकल शेल ना, इट इज नॉट ए स्फेरिकल शेल. But before we go to the earth, there is another part of this amazing result. Na? Then Newton did another thing. What happens if the apple goes into the earth, into the shell? The shell is there. Na? Now the shell surrounds the apple. Na? So once again, what is the force of the shell on the apple? So there are forces from all around. Na? ये इधर एप्पल इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा ना. ये पूरा पोर्शन इधर खींचेगा अपने पास. लेकिन इतना ही तो शेल नहीं है, शेल तो इधर भी है ना, पूरा बड़ा सा पार्ट इधर है ना, वो फिर इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा ना. जहाँ तक दूरी का बात है, ये सारे एलिमेंट्स पास पास हैं, तो दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा. F is proportional to 1/r² पार्टिकल्स के लिए ना. तो ये सब बहुत पास पास वाले हैं ना, और ये सब दूर दूर हैं, तो ये सब ऐसे दूरी का बात करें तो फेवरल फोर्स से खींचेंगे. लेकिन इधर तो कमी है ना, और ज़्यादा जो है इधर मास है ना, ज़्यादा मास दूर में है, कम मास पास में है. सो व्हाट है ना, सब मिलाकर एक्चुअली एक गजब चीज़ हो गया. मास के कारण इधर कम मास है तो फोर्स कम होगा, इधर ज़्यादा दूरी के कारण इधर दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा. इधर दोनों न्यूटन ने पाया एकदम एग्जैक्टली कॉम्पेंसेट कर देता है, एकदम है कैंसिल आउट कर देता है. एंड द टोटल फोर्स ऑन द एप्पल इज हाउ मच? 0.
अगर एप्पल भीतर चला गया, उस पर नेट फोर्स ऑफ द शेल इज हाउ मच? 0। गजब बात है। और खाली ये बात नहीं कि यहाँ है, बोले कि एप्पल यहाँ भी रखे तो दिखा सके, एकदम टोटल जनरलिटी में दिखा दिए। एनी वेयर एप्पल, हाँ, इफ इट इज एनी वेयर विद इन द शेल ना, हाँ, द टोटल फोर्स ऑफ द शेल ऑन द एप्पल इज हाउ मच? एग्जैक्टली 0 ना। इट इज अ ट्रिमेंडसली ग्रेट रिजल्ट ना। हाँ, देन इफ द एप्पल, अगर ये एप्पल इज एनीवेयर ना, anywhere inside the shell na, another amazing result is that the force of the pull of the shell na, on the apple is नहीं, ये गजब बात है ना। Newton proved it, proved both the results na, both the results. Of course with a rider that the mass distribution on the shell is uniform na, then this happens. इसको इसीलिए हम लोग प्रूव किए थे ना। हम लोग इसको अगर पढ़ते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं शेल थ्योरम ना, थ्योरम, हाँ, शेल थ्योरम। ठीक, सही है। न्यूटन का लॉजिक भी ब्रिलियंट था, क्योंकि इस शेल थ्योरम को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, एक से अधिक तरीके हैं ना। हाँ, तो न्यूटन जो जिस तरह से उसको किए थे, जिस लॉजिक से, वो भी एक गजब अच्छा लॉजिक है ना। कभी हम लोग उसको भी देखेंगे ना। हाँ, मिटाएं इसे। अब हम लोग एप्पल और अर्थ का बात करें ना। अर्थ तो भाई ज्योमेट्रिकल स्फीयर नहीं है, वो स्फेरिकल शेल नहीं है, इट इज सॉलिड अर्थ ना, सॉलिड अर्थ। लेकिन ये पता है कुछ के कारण हुआ होगा, ये कारण हम लोग को पता भी होगा। अभी फिर वही, हम अभी कह दे रहे, वो बात भी बाद में करना है ना। पृथ्वी, ये धरती जैसी है ना अभी, ऐसे हमेशा नहीं थी ना। बहुत सारे बदलाव हैं, चीज़ों तो बदलते ही, ये भी बदली है ना। और ये अभी हम लोग को पता है कि एक समय जब शुरू में वो सारे पिंड इकट्ठा होकर ये धरती बनी थी ना, बहुत साल मैंने बहुत साल, जियोलॉजिकल टाइम बहुत बात होता है ना, फिर से धरती एक बार पिघल गई, दोबारा पार्शियली पिघल गई ना। जब पिघल जाती है ना तो क्या होगा, मान लो हम लोग पानी और केरोसिन तेल दोनों मिलते नहीं, लेकिन एकदम बहुत एकदम हिला डुला के मिला दिए ना, छोड़ दो, कुछ देर छोड़ दो तो क्या पाओगे, दोनों अलग हो गए ना। कौन नीचे चला जाएगा? पानी, ऊपर केरोसिन तेल। क्यों? केरोसिन तेल का डेंसिटी कम है उसका, ये ना। तो अर्थ जब पिघल गया ना, बेतरतीब ढंग से चीज़ें मिले हुए थे, जब पिघल गई है तो भारी माने डेंसिटी वाली चीज़ें, ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें भीतर चले गए, कम डेंसिटी में बाहर, और फिर धीरे धीरे फिर एक समय फिर से कम से कम बाहर तो कम से कम ठोस हो ही गई ना। भीतर अभी भी हम लोग जानते हैं फ्लूइड है चीज़ें, एकदम एक्सट्रीम इंटीरियर में अभी भी सॉलिड है ट्रिमेंडस प्रेशर के कारण, बट इट हैज़ ए डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ना, इट हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर ना। अर्थात सॉलिड स्फीयर है लेकिन एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, इसीलिए हम लोग अभी अर्थ को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए नेस्ट ऑफ वेरियस शेल्स ना। अलग अलग शेल है ना, एंड एज यू गो इनटू इट, तो शेल्स का डेंसिटी इंक्रीज होगा ना, माने देयर इज ए डेंसिटी ग्रेडियंट ना। Earth can be seen as a nest of concentric
concentric spherical layers ना, with a positive density gradient ना, और डेंसिटी बढ़ता जा रहा है ना टुवर्ड्स द सेंटर ना। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली जैसे सोच रहे हैं ना, लेकिन है ना। इस लेयर का डेंसिटी इस लेयर से कम है, इस लेयर का और कम है, हमारे और ज़्यादा भीतर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी जो मॉडल को मान रहे हैं कि ये कोई भी एक लेयर को ले लीजिए, इट इज़ ए लेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ना। तो हर एक लेयर अपने अपने हिसाब से एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का लेयर है ना। हाँ, और लेकिन इसका डेंसिटी इसका अलग है। लेकिन वो बात है, हम लोग अब शेल दर शेल का बात करेंगे तो हर एक शेल को लगभग हम लोग एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का शेल मान सकते हैं ना। ठीक, डेविएशंस होंगे इधर उधर, लेकिन ऑल टुगेदर एक एवरेज यूनिफॉर्म ये का मान सकते हैं। अब मान लो ये एप्पल है, फिर से हम लोग का तो वो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को भूलना नहीं चाहिए। एप्पल है, ये अर्थ है, तो पहले इस शेल का बात करें। शेल थ्योरम क्या कहते हैं, एप्पल तो बाहर है, तो इस पूरे शेल को हम उसी के मास के बराबर पार्टिकल से यहाँ रिप्लेस कर दिए, शेल गायब। ठीक है, वो शेल गायब है। अब दूसरा शेल, वो भी शेल के बाहर ना। हाँ, उस शेल के बाहर एप्पल है ना, तो उस शेल को शेल थ्योरम फिर कहेंगे। तो ये शेल जो अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, उस शेल को रिप्लेस कर देंगे ना किससे, उसके मास के बराबर एक पार्टिकल से जो सेंटर पे है ना। तो शेल चला गया, उसका हो गया ना। अब आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग सभी शेल को आस्ते आस्ते रिप्लेस कर दे रहे हैं ना उसके बराबर मास के पार्टिकल से, और फोर्स तो वही होगा। तो इसका मान है ऑल टुगेदर क्या होगा, अल्टीमेटली पूरा अर्थ नहीं रहा ना, और सबके बदले हाँ पूरे अर्थ का मास यहाँ जैसे है नहीं, लेकिन है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का जहाँ तक बात है ऐसा आप लोग मान सकते हैं। तब यहाँ पूरा हो गया एमी, ये हो गया एप्पल। नहीं, कितना ऊपर है, अर्थ का रेडियस प्लस 3 मीटर। अब अर्थ का रेडियस प्लस 3 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है ना। तब अब हम लोग कहेंगे कि इसके और इसके बीच में दूरी कितना हो गया, आरी, तो एफ कितना होगा, क्यों स्क्वायर ना, आर स्क्वायर ना, तो न्यूटन डिड इट ना। हाँ डिड इट, ठीक है। लेकिन खाली करने से थोड़ी ना होता, करने से कैसे होगा, आपको अभी मिलाना पड़ेगा वैल्यूज नहीं। हाँ अच्छा, हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ तो भूल नहीं गए, और हम लोग पता भी है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी न्यूटन सेकंड लॉ यूज हुआ था ना, हम लोग उसको कभी भूले नहीं ना। हाँ, अगर एक पार्टिकल पर फोर्स सब मिलाकर फोर्स एफ लग रहा है, उसका मास एम है, तो दिस इज द रिलेशन ना, ये नेट फोर्स है ना। नेट फोर्स माने अगर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं तो सारे फोर्स का वेक्टर सम है ना। यहाँ तो हम लोग केवल अर्थ का फोर्स का बात करें ना, तो ये उसी का बात अभी केवल जानना चाह रहे हैं। तो ये तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मान लो ये एप्पल का मास है, तो एप्पल का एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m ना। तो यहाँ कितना होगा वो, अगर एप्पल का मास से डिवाइड कर देंगे इसको, नहीं, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल ना, नहीं, या इसको हम लोग कैसे, एक्सेलरेशन तो फोर्स के कारण होता है ना, एक्शन तो फोर्स के कारण होता है। ये किस फोर्स के कारण हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, हम उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हाँ हाँ, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे ना, ये है ना।
ठीक। हाँ खैर, ये कह देना कि ये, हाँ ये कैलकुलेट करके देखो ये जी के बराबर आ रहा है कि नहीं ना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूला से इस जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि फार्मूला सही है कि नहीं, तो हम आपके पास अभी एक भी वेरिएबल, क्या पता है, जी तो नहीं कैलकुलेट किया, न्यूटन के समय कैवेंडिश नहीं आए थे, मास तो नहीं जानते अर्थ का, रेडियस के बारे में पता है ना, न्यूटन को भी पता था, न्यूटन को भी अर्थ का रेडियस पता था, लेकिन न्यूटन जो जिस सोर्स से अर्थ का रेडियस का वैल्यू ले रहे थे ना, हाँ वो थोड़ा सा गलत था ना, गलत था, मान लो उनका दोष नहीं था, लेकिन वो था ना। पता है कि हम लोग ये अर्थ है, ये क्या है, इक्वेटर है, ये सभी सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना, जब एक एक डिग्री लैटिट्यूड का हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं ना, तो कितना डिस्टेंस का फ़र्क होता है। हम लोग के लिए तो अभी वो क्या है, हम लोग के लिए अभी वो किलोमीटर में है ना, न्यूटन के समय माइल में होता था ना। न्यूटन के पास जो डेटा था कि एक एक डिग्री लैटिट्यूड के लिए आपको 60 माइल जाना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 90, हाँ तो कितना जाना पड़ेगा, और ऐसे करके माने आप सर्कमफरेंस जान सकते हैं और आप फिर रेडियस जान सकते हैं ना, आप फिर रेडियस जान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 70 माइल था और न्यूटन ने उसे, हाँ वो उसके कारण बहुत मुश्किल में वो पड़े थे ना, हाँ मेटिकुलस थे, बहुत स्क्रूपुलस थे कि रिजल्ट सही हो रहा है कि नहीं ना। हाँ तो खैर वो अलग बात है, माने हम क्या कह रहे हैं, इसमें ये जान सकते हैं ना, ये जान सकते हैं, ये अभी नहीं जानते हैं ना, ये जानते हैं ना, ये सब अगर जान सकते थे तो अभी हम लोग के पास एक टेस्ट हो जाता कि हाँ भाई हम लोग तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को बहुत अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हैं ना। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या कह रहा है ना, जी का वैल्यू पुट करो, एम ई का वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करो और ये जान लो ना, अगर वो वही आ रहा है जो आता है लगभग, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये तो एकदम सही बात है ना। खैर खैर, तो इसका माने ये सब भी जानना है ना, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि ये सब क्रॉस चेक्ड हो गया है, हाँ ये फॉर्मूला को यूज़ किया जा सकता है ना, उसमें फिर करेक्शन भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर ना, उसमें फिर बहुत सारे मुश्किलें और ये चीज़ें हैं ना। हाँ ठीक, वो अलग बात है कि कैसे करते हैं ना, या कर पाते हैं भी कि नहीं, टोटली थियोरेटिकली ये कैलकुलेट करना कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एप्पल पर कितना होगा, एकदम थियोरेटिकल कैलकुलेट करना संभव है कि नहीं है, वो भी देखेंगे, एंड देयर आर मेथड्स, क्या मेथड्स है वो भी देखेंगे ना, वो अलग बात है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे ना। हाँ इस तरह से न्यूटन ने एप्पल और अर्थ का प्रॉब्लम को एटलीस्ट ही शोड इट का वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर पार्टिकल्स फॉर द अर्थ एंड द एप्पल ना। तो एप्पल भी गिर रहा है, एप्पल भी गिर रहा है अर्थ की तरफ ना। हाँ अच्छा, अब फिर न्यूटन ने कहा अब मून का बात, हाँ मून और अर्थ का बात किया जाए, तो मून और अर्थ का बात किया जाए तो मून किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है ना, मून किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है अर्थ की तरफ ना। तो फिर लोग ऑब्जेक्ट करेंगे ये क्या फालतू बात है, मून थोड़ी ना गिर रहा है, ये है मून का मान लो ऑर्बिट। अभी हम लोग का चूंकि मैथमेटिकल एपरेटस उतना रिच नहीं है ना, हम लोगों का हाँ, तो हम लोग अभी मून का ऑर्बिट को सुविधा के लिए सर्कल मारने, बहुत ज़्यादा गलती नहीं करे, बाद में पता चलेगा, लेकिन गलत तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये मून का ऑर्बिट है। न्यूटन का अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं वो खुद को दिए कि मून किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है ना। हाँ एप्पल का एक्सेलरेशन और मून का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं ना, ठीक है, लेकिन पहला ये क्वेश्चन कि क्या मून गिर रहा है। हाँ एक तरह से हाँ गिरना किसको कहते हो अगर हम लोग समझे ना, जैसे मान लो अगर अर्थ का पुल नहीं रहता और मून अभी यहाँ है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मून इस रास्ते से जाएगा ना, लेकिन चूंकि अर्थ का पुल है ना, तो मून हर पल उस स्ट्रेट लाइन से गिर रहा है ना, तो मून तो गिर रहा है ना, ठीक है। हाँ एंड वी कैन कैलकुलेट वो किस रेट से गिर रहा है, हाँ और यहाँ किस रेट से गिरता है एप्पल, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। हमारे पास कुछ डेटा है, मून हाँ को कितना समय लगता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में ना, ये
सब डेटा हम लोग के पास है ना। मून का दूरी कितना है वो भी हम लोग का है ना, ठीक है। एक डेटा हम दे रहे हैं कि अब तो अर्थ का जब हम लोग मून पर फोर्स निकालेंगे, इस दूरी में हम लोग मून को अभी क्या मान रहे हैं, पार्टिकल, हाँ। लेकिन हम लोग का अब हम लोग का चूंकि वो सब थ्योरम आ गया, अगर ये भी मून है ना तो हम लोग समझ सकते हैं अर्थ अगर मून का अट्रैक्ट तो मून भी अर्थ का अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मून का बाहर ना अर्थ है, तो मून का अट्रैक्शन कैलकुलेट करने के मून को हम लोग मून मानेंगे, माने मून को वो सॉलिड स्फीयर मानेंगे, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे से, उसके पूरे मास को उसके सेंटर में रख देने से ना। अब हम लोग के पास ये है ना तरकीब है, अर्थ को हम लोग का अर्थ पूरा सॉलिड अर्थ मानेंगे नहीं, हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग के पास अभी वो नॉलेज है, हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज द अर्थ मास एम ई, दिस इज द मास ऑफ द मून ना, एम एम ना। तो ये दूरी है, एप्पल यहाँ था ना, ये एप्पल है, एप्पल और अर्थ के बीच में दूरी कितना, आरी, और मून और अर्थ के बीच का दूरी, अब तो दूरी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, ये है। हाँ, अब बात है क्या, मून का अर्थ से जो दूरी है ना वो अर्थ का रेडियस का, हाँ 60 टाइम्स है, 60 आरी है ना ये, ठीक है, हाँ 60 आरी है, सही है। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर ऑफ फोर्स इसलिए कहते हैं इसे ना, इनवर्स स्क्वायर ऑफ फोर्स। सो ये दूरी, इस दूरी का 60 टाइम्स है, तो 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, उसका इनवर्स क्या होगा, तो अगर वो सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ मून के लिए भी एप्लीकेबल है तो एफ ऑन द मून शुड बी 1/3600 ना, ऑफ एफ ऑन द, सॉरी एफ ऑन द मून नहीं, जी ऑफ द मून ना, एक्सटर्नल ग्रेविटी ऑफ द मून, हाँ शुड बी एक्सटर्नल ग्रेविटी ऑफ द 1/360 ऑफ एक्सटर्नल ऑफ द एप्पल ना, ये होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला लगाए थे, फॉर्मूला पाए थे, जी एम ई m/r² ना, m नहीं था, m से तो डिवाइड कर दिया था, इसलिए यहां g क्या होगा, यहां g मून क्या होगा, जी एम ई अर्थ का ना r², ये g एप्पल क्या होगा, जी एम ई r², ये r उस r का 60 टाइम्स है ना, तो मून का लोकेशन में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हाँ वो एप्पल का लोकेशन में एक्सटर्नल ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हाँ उसका 13600 होना चाहिए ना, और न्यूटन पाए कि हाँ है, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, मून का लोकेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का और एप्पल का लोकेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का ना, दोनों में यही रिलेशन है जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहा है, और रिलेशन भी वही है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी वही है ना, देयर इज अ विंडिकेशन ना। हाँ, अब हो गया कि ये वही फोर्स है, ये वही इक्वेशन है जिसको आप सन और प्लैनेट के बीच के लिए लगा सकते हैं, ये वही इक्वेशन है जिसको आप लगा सकते हैं एप्पल और अर्थ के बीच के फोर्स के लिए, ये वही फोर्स है जिसको आप लगा सकते हैं मून और अर्थ के बीच के फोर्स के लिए ना। ये फोर्स आप हर जगह के लिए लगा सकते हैं ना, हर बॉडी के लिए लगा सकते हैं, हर दो पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। दिस फोर्स इज इंडीड कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल ना, इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ना, और इस कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना। ये एक ट्रेमेंडस अचीवमेंट था ना, क्योंकि यहाँ हम लोग एक बात कर लें, न्यूटन का समय तक ये बातें थी कि प्रकृति के जो नियम है ना, प्रकृति के नियम धरती या धरती के आसपास के घटनाओं के लिए अलग है, और धरती के बाहर आकाश के ना, हेवंस के ना, हेवनली चीज़ों के लिए वो अलग नियम है।
दोनों अलग नियम है। न्यूटन ग्रेविटेशन के लिए कम से कम दिखा दे कि नहीं, प्रकृति के नियम कुछ पृथ्वी के लिए कुछ अलग है, दूसरे के लिए अलग नहीं है। इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ है ना। देन न्यूटन क्या किए, पब्लिश कर दिया रिजल्ट को ना। हाँ कि अब हाँ ये एक ऐसा नियम है जो आप पूरे विश्व में लगा सकते हैं ना। खैर उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे किस किस दायरे तक ये टेस्टेड है, कितने दूरी पर, कितने कम दूरी तक ये टेस्टेड है, कितने ज़्यादा दूरी पर टेस्टेड है ना, ये बातें करने बाकी है ना। न्यूटन्स लॉ कहाँ कहाँ तक वैलिड हो रहा है ना। ठीक, आज हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, सही है।